नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं। अर्धवार्षिक 10th क्लास इंग्लिश पेपर का समाधान, जो कि हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये हमारा है तीसरा पार्ट। जिस किसी ने भी 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आइए। इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो आपको और भी चीज़ आसानी से समझ में आएगी। चलिए, अब पार्ट 3 है हमारा सेक्शन डी। इसमें आपको बताते हैं कि इसमें क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी एक चैप्टर से लिए गए हैं। उसका आपको आंसर देना है। देखिए, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, फिर भी जिसने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो आप पहले इसको वीडियो को देख लें, उसके बाद चैप्टर पढ़ लेना और भी आसानी से समझ में आया। सिंपल से क्वेश्चन है कि देखिए, लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसके लिए लिखा था? जब उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी, क्रॉप खराब हो चुकी थी बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण, तो उसने अब उसके जीवन यापन करने के लिए, उसको परिवार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था। तो उसको उम्मीद थी कि तो उसने उम्मीद में एक लेटर लिखा था। किसके लिए? द पोस्ट मास्टर? नहीं ना। हिज वाइफ? नहीं। द पोस्टमैन? नहीं। आप सभी को पता है कि उसने लेटर किसको लिखा था? गॉड के लिए। क्योंकि उसको एक ही आखिरी उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उस हमारी मदद जरूर करेंगे। उसमें एक कथन आता है कि नो वन डैड ऑफ हंगर, आज तक कोई भी भूख से नहीं मरा है, इसलिए उसने को उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। बी, क्वेश्चन नंबर बी। बी देखते हैं, ठीक है। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। एक चैप्टर है इसमें, उसी का एक जो लाइन ली गई, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। नरेटर की तरफ किस तरह से देख रही थी? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एंग्रीली। क्योंकि वो आपने देखा होगा कि एक चैप्टर है कि वो एक यात्रा करता है, एक राइटर यात्रा करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उससे गलती हो जाती। खाना खा रहा होता है तो उसके कपड़ों पर गिर जाता है खाना। जब वो कहीं चल रहा होता है तो वो अपने रास्ता भटक जाता है। तो वो वुमेन उसको गुस्से से देख रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्रीली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन। जो ब्रेड बनाने का जो रिवाज था, वो कहाँ पर पॉपुलर था? आप सभी को पता है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो आप गोवा में क्या था कि वहाँ पर ब्रेड बनाते हैं, वहाँ पर वो काफी फेमस था ब्रेड। तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, गोवा। ठीक है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द नरेटर वाई मिजविल। आपने हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मिजविल द ऑटर। तो वो ऑटर जो लेकर आए थे, वेयर डिड द नरेटर बाय मिजविल। मिजविल को नरेटर ने कहाँ से खरीदा था? इराक से, इंडिया से, इटली से, इजिप्ट से। आप सभी को पता है इंडिया में तो वो रहता था, ठीक है। और लेकर कहाँ से आया? इटली था नहीं, इजिप्ट था नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। इराक से ही लेकर आए थे उस ऑटर को, राइटर लेकर आया था मैक्सवेल, ठीक है। तो इसका आंसर पता है आपको क्या होने वाला है? इराक से वो लेकर आया था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है। देखिए, आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो प्रोज टाइप में और एक पोएम टाइप में। ठीक है, आप ही के किसी ना किसी एक चैप्टर से एक इसी तरह का पैराग्राफ लिया जाएगा और उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको हर एक चैप्टर के राइटर का नाम याद रखना है, लेसन का नाम याद रखना है, और कुछ आपके चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है 1-2 बार, ताकि आपको ये पता चल सके ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे डायरेक्ट, और इसको पढ़ने के बाद कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको इस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश। इस अंश को या इस भाग को कहाँ से लिया गया है, ठीक है।
तो व्हाई वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन, इसका आंसर क्या है? यहाँ पर आप पढ़ोगे कि द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ जा चुके थे यहाँ से। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, ही हैड बीन ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डर रहा था, उनके साथ उड़ने से डर मतलब उड़ने में उसको डर लग रहा था, भयभीत था, अफ्रेड था। तो somehow when he had taken a little run forward to the brink, फिर क्या है, कुछ उसने he had taken a little run, थोड़ा बहुत दौड़ा उसके फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो उड़ना नहीं चाह रहा था, डर रहा था उसकी वजह, तो वो अपनी लेज की तरफ भागा। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने एक कोशिश की अपने फ्लैप फ्लैप किया अपने विंग्स पंखों के साथ। ही बिकम अफ्रेड, और वो डर गया। चलिए अब इस वो आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाई वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन, वो अकेला क्यों रह गया था? बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, इंजर्ड तो हुआ नहीं था। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, हाँ ये हो सकता है। बिकॉज ही हैड फॉलन एस्लीप, सो गया था, नहीं ऐसा तो नहीं था, वो जाग रहा था। बिकॉज ही वॉज फाइटिंग विथ हिज सिबलिंग्स, क्या वो अपने सिबलिंग से लड़ाई कर रहा था? नहीं, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है इस अंश में जहां से आप इसका आंसर इन तीनों में से बी के अलावा और कोई लगा सको। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डर रहा था इसलिए वो अकेला रह चुका था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हु वर द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के अदर दूसरे मेंबर कौन कौन थे? आपने पढ़ा है, देखिए अभी हमने इसमें पढ़ा था कि उसके और कौन कौन है। हिज टू ब्रदर्स हैं, उसके कितने हैं? दो भाई है। एंड हिज सिस्टर, एक बहन है। हैड ऑलरेडी, तो उसके क्या था, और मम्मी तो थी, तो आप लगा दोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? हु वर द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के अन्य मेंबर कौन कौन थे? ओनली हिज पेरेंट्स, नहीं पेरेंट्स नहीं थे क्योंकि दो भाई एक बहन थी, दो सिबलिंग्स थे, एक भाई बहन थे। ओनली हिज सिस्टर, सिस्टर अकेली नहीं थी, तो उसका था हिज ब्रदर, उसके भाई उसके भाई थे, सिस्टर थी, एंड पेरेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम कि व्हाट इमोशन स्टॉप्ड द सीगल फ्रॉम फ्लाइंग, कौन सा इमोशन था जो सीगल को उड़ने से रोक रहा था? ठीक है, इमोशन का मतलब होता है भाव। तो हंगर, क्या भूख लगी हुई थी उसको? नहीं। एंगर, गुस्सा था? नहीं। फियर, हाँ ये था, डर था उसको किस वजह से नहीं उड़ पा रहा था? डर की वजह से। एक्साइटमेंट, ये भी नहीं था। तो इसका कौन सा इमोशन रोक रहा था उसको उड़ने से? डर लग रहा था उसको उड़ने में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th था हमारा ये, देना क्वेश्चन नंबर 10th में ए बी, ए नंबर और बी 7 नंबर थे इसमें, आप ध्यान रखना हमेशा। कितने नंबर का था? 3A और 3 नंबर का, 6 नंबर का आया था। तो आपको ध्यान रखना कि 6 नंबर तो ऐसे आते हैं जो आपके किसी ना किसी चैप्टर से अंश लिया जाएगा, एक भाग, एक छोटा सा पैराग्राफ, और उसी में से आपको पूछा जाएगा। देखिए अब बी में क्या दिया है, 3 नंबर है, जो आपको देख लेना है इससे अच्छे से। ठीक है, तो रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, वो क्या आपको होता है, अच्छे से पढ़ना है इसको। तो आई एम रेपंजल, देखिए आपको ये रेपंजल नाम सुनकर कुछ ना कुछ एक स्टोरी याद आ रही होगी। आई हैव नॉट अ केयर, मैं रेपंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइक इन अ लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकुल एंड रेयर, कहाँ पर? एक टावर,
आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं एक टावर में रहूंगी और मैं लेकिन ऐसा मैं अपने बाल नीचे नहीं डालूंगी, खराब नहीं करूंगी। एक लाइन पढ़ने से आपको एक चैप्टर ध्यान में आ रहा होगा, अमांडा वाला। ठीक है, अमांडा उसमें उसकी माँ उसको हमेशा ही डांटती रहती है। ध्यान आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, कि हु इज रेपेंजल। तो रेपेंजल कौन थी? अ गर्ल, एक लड़की तो थी। अ क्वीन, अ नन, अ प्रिंसेस। एक क्या थी? एक राजकुमारी थी, और वो ऐसी बातें कर रही थी, तो इसमें क्या थी? एक राजकुमार। हु इज रेपेंजल कौन थी? वो स्टोरी की लड़की कौन थी? रेपेंजल। ये क्या थी? राजकुमारी। हु इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज रेपेंजल। कौन इमेजिन कर रहा था? एक उस स्टोरी में कौन सोच रहा था कि काश मैं एक रेपेंजल होती? अमांडा, या फिर अमांडा की मम्मी, या फिर पोयट, या फिर कोई नहीं? तो आपको पता है कि वो मम्मी की डांट की वजह से वो क्या सोच रही थी? काश कौन होती, मैं एक रेपेंजल होती। तो क्या अमांडा सोच रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक जगह आपको सेंटेंस पढ़ना है और ये बताना है कि सही है, सत्य है, या फिर असत्य है। सत्य को बोलते हैं ट्रू और फॉल्स को बोलते हैं असत्य। रेपंजल डज नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जो रेपंजल उस स्टोरी की जो वो स्टोरी बता रही थी, वो रेपंजल किस चिंतित थी किसी भी चीज के बारे में? नहीं ना। तो ये सत्य है। ओके, रेपंजल डज नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ, उसको कोई चिंता नहीं थी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेपंजल डज नॉट हैव टू वरी अबाउट। इसका आंसर नहीं देना, ये बताना ये लाइन सत्य है ना। हाँ, ये लाइन सत्य है, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हो जाता है हमारा कौन सा स्टार्ट? क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर में समझाने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं कि जिसमें आपको समझाया जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दें, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कितने क्वेश्चन करने? एनी 6, कोई 6 क्वेश्चन का आंसर देना था आपको। ठीक है, और दो दो नंबर का, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। और इतने सिंपल क्वेश्चन है जिसका अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा, चैप्टर को अच्छे से सुना होगा, तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जितना भी आपको लिखवाते हैं वो आपको एक दो बार पढ़ लेना है बस, और याद करना आपका काम, क्योंकि इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं। स्पष्ट रूप से पूछता है वो। देखिए किस तरह से पूछता है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर लेंचो को वो मनी क्यों भेज देता है? अगर वो लेटर लिखता है लेंचो भगवान के लिए, और वो कहाँ लेटर कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट मास्टर पढ़ता है उस लेटर को, तो वो मनी क्यों भेजता है? वो चाहता तो नहीं भेजता, लेकिन वो इसलिए भेज देता है क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आके पैसा देते नहीं है, वो मतलब भगवान तक जाएगा भी नहीं है। भगवान सुन रहे हैं, भगवान हम में से किसी ना किसी एक को माध्यम बनाकर उसकी हेल्प करने को बोलता है। तो इसी वजह से उसने क्या सोचा कि भगवान पर से उसका भरोसा ना टूटे, भगवान पर भरोसा बना रहे, उसकी इतनी फैथ है कि भगवान तो मेरी मदद करेंगे। जब कोई व्यक्ति लेटर लिख सकता है भगवान के लिए, तो पोस्ट मास्टर ने मनी इसलिए सेंड की थी उसको, ताकि भगवान पर उसका भरोसा बना रहे। ऐसे ही ऐसे सभी चीजें आपको पूरे क्वेश्चन किसी भी इसमें से आप 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते। तो वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। जो कुर्ग नामक एक स्थान था, वो स्वर्ग से क्यों कंपेयर किया गया था? तो इस तरह से आपको इनके आंसर दे देना था, और उम्मीद करता हूँ आपने लिखे भी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? हाउ डज द फॉग कम। फॉग कहाँ से आया था? तो व्हाई डिड द पोएट नॉट गिव अनदर बॉल। उस पोएट ने उसको दूसरी बॉल लाकर क्यों नहीं दी? ये सारी चीजें आपको क्यों नहीं दी थी? अगर वो
दे देता तुरंत ही उसको दूसरी बॉल लाके। तो उस चीज का वो उसको एहसास कभी नहीं होता कि हमारे जो पास है, जो चीजें हमारे पास है, उनकी इम्पोर्टेंस करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और, क्योंकि और तब पता चलता है जब हमारे पास नहीं होती है। तो इसलिए अगर वो चाहता तो नई बॉल ला के दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको इस चीज का रियलाइज होना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है जब कोई चीज हमारे पास होती है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी केयर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? एनी टू, कोई दो करना, ये भी 2 नंबर का है। वाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी वुड रिकवर? वो डॉक्टर हैरियट थे, वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे कि ट्रिकी रिकवर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा? क्योंकि उसने भरोसा होगा उसके अपने उपचार पर। तो व्हाट डिड द लेडी, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना। बस क्वेश्चन नंबर 14 में एक क्वेश्चन करना है और 3 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन करना था, अथवा में दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी 3 नंबर का है, और किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, या तो इसका या फिर इसका। उम्मीद करता हूँ सभी चीज लिखवाई हुई है आपके पास, गाइड है सीधे से। क्वेश्चन आंसर याद करने का काम आपका है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं था, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में। और उम्मीद करता हूँ, क्योंकि याद करने का काम आपका है, आपको याद करना है, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, 2 या 3 नंबर का आता है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपको बाकी के पोर्शन की, इस क्वेश्चन आंसर के अलावा जितने भी नंबर का आता है, 40 लगभग, कितने, 40 नंबर का लगभग, मान लीजिए 35 या 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, चाहे उसमें निबंध हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, नोटिस हो, पोस्टर हो, या फिर पैराग्राफ राइटिंग हो, या फिर ग्रामर वाला पोर्शन हो, या फिर अनसीन पैसेज हो, ये सारी चीजें मैंने आपको एक बार पढ़ा दी हैं, और फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पर्सनली आप, सिंगल लड़का कोई भी पूछ सकता है मुझसे, जिसको समझ में नहीं आता है। वैसे मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो हम जो अब बैच तैयार किया है हमने, स्पेशली 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए, वार्षिक परीक्षा के देखते हुए, तो ग्रामर और राइटिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन, ये तीनों हम क्लियर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना है आपको, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर मिलेगा 8962120188, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे 10th क्लास का जो पेपर था हाफ ईयरली, वो पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं हम उसका। और इसके 3 पार्ट बने हैं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, और ये हमारा पार्ट कौन सा था, 3। तो आपको यदि हाफ ईयरली एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो कवर करनी होगी, तीनों वीडियो देखनी पड़ेंगी, तो आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड वी विल मीट टुमारो another new class. Bye bye. See you again another class. Okay. Jai Shri Ram.